नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात दतिया उपचुनाव में चल रहे आखिरी दौर के प्रचार प्रसार की करेंगे। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने प्रचार प्रसार की ऐन वक्त पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो किया तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में नजर आए। ऐसे में किसका पल्ला भारी है, कौन करेगा दतिया की सवारी, कौन होगा पास, कौन होगा फेल, इसी मुद्दे से जुड़े कई बड़े सवाल जिस पर आज हम मिलकर मांगेंगे जवाब। लेकिन इससे पहले देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। दतिया चुनाव का प्रचार प्रसार आखिरी दौर में आ पहुंचा है। सबकी नजर इस चुनाव पर टिकी है। ऐसे में इस अंतिम दौर के प्रचार प्रसार में बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी लगातार चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जनता को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो किया, आम सभा को भी संबोधित किया। बीजेपी विकास के दम पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी को पूरी उम्मीद है इस बार नए चेहरे के साथ वह दतिया का चुनाव आसानी से जीत जाएगी। चुनाव की इस बेला में जब मैं आपके पास आकर के बात कर रहा हूं, सच में लगातार विकास के माध्यम से जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह चौहान, पूरा प्रदेश का एक तरह से नक्शा बदला है। कहा ये इस पूरे बुंदेलखंड के दतिया बेल्ट में डाकुओं का आतंक रहता था। हमारे मेहनत का पैसा, खून पसीने की मेहनत सब डाकुओं के जिम्मे थी। जब से भाजपा की सरकार बन गई, नक्सलवादी भी गायब और डाकू भी गायब। ये पूरा क्षेत्र अलग प्रकार से दिख रहा है। अंतिम दौर का प्रचार, तेज हुई तकरार। दतिया उपचुनाव में झोंकी पूरी ताकत। बीजेपी और कांग्रेस में जंग, किसके बनेंगे समीकरण। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को मिला जन समर्थन। जीतू पटवारी ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। आखिरी दौर में जीतने की पूरी उम्मीद। बीजेपी अपनी हारी हुई सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है तो कांग्रेस भी पीछे नहीं रहने वाली। वह भी अपने अनुभवी चेहरे के साथ चुनावी मैदान में है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कई दिग्गज नेताओं ने चुनाव का मोर्चा संभाल रखा है। हालांकि कमलनाथ की अनुपस्थिति से कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने भी चुनावी मौसम के बीच इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस अपनी जीती सीट को फिर से जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने अब निर्णय ले लिया, 50 करोड़ रुपए नगद मंगा लिए हैं दतिया। मोहन यादव जी ने कहा हर घर 5-5 हजार रुपए बांट दो और वोट ले लो। मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, 5 हजार रुपए बांटने के लिए पुलिस आएगी, बांटने के लिए सरकारी कर्मचारी आएंगे, 5 हजार उनके कार्यकर्ता भी बांटेंगे, एम्बुलेंस में आएंगे, पुलिस की गाड़ियों में पैसे आएंगे, दारू शराब की पेटी आएगी। सरकार चुनाव लड़ेगी तो फिर अपन कैसे लड़ेंगे इससे। हम लोग सबको गांव में कह दो घर घर जाके कि वो 5 हजार रुपये बांटने आ रहे हैं, ले लो। पर कुछ भी हो जाए, वोट कांग्रेस और पंजे को दो। सही है कि गलत? बीजेपी और कांग्रेस इस उपचुनाव में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। तमाम स्टार प्रचारक मैदान में डटे हुए हैं। हर एक दांव को उपचुनाव में लगाया गया, हर समीकरण को बैठाया गया। अब जीत किसकी होगी ये तो आने वाला वक्त में दतिया की जनता ही तय करेगी। भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो देखिए, दतिया उपचुनाव को लेकर कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों की तैयारियां शुरू हो गई हैं और आज उसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। शावर आलम हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है। शहरयार खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे साथ। थोड़ी देर में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे। सबसे पहले शावर जी, आपसे ही रुक करते हैं, आपका ही रुक करते हैं, आपसे ही समझते हैं, क्या लगता है दतिया उपचुनाव की पूरी तैयारी, अंतिम चरण में प्रचार प्रसार है। हम देख रहे हैं बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। आपके फेवर में आएंगे नतीजे? आश्वस्त है इसको लेकर? मैं जहां तक मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही जो उसका कार्यकर्ता है वो चुनावी मोड में रहता है और इसीलिए हमारा पन्ना प्रभारी से लेकर बूथ प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, जिले की कार्यकारिणियां ये निरंतर जनता के संपर्क में रहती हैं क्योंकि उनका एक रूटीन है कि लाभार्थी कितने हैं उनसे संपर्क करना और जिनको लाभ नहीं मिला है योजनाओं का प्रदेश सरकार की, उन योजनाओं को उनसे जोड़ना।
तो हमारे कार्यकर्ता तो हमेशा संपर्क में रहते हैं। अब जिन जिनको दायित्व मिला है, जैसे सिंधिया जी की सभा हुई, आज मोहन यादव जी अध्यक्ष जी की सभा हुई, कुशवाहा सम्मेलन हुआ, रोड शो है, तो इस प्रकार के कार्यक्रम तो हो रहे हैं, ये अपनी जगह है। लेकिन चुनाव में जो जीतू पटवारी जी का मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से, एक पहले आरोप लगाया था उन्होंने पुलिस पे और एसपी पर के साथ वो जो है इस तरह की वो कर रहा है, सीधी सीधी धमकियां दी थी उन्होंने, एसपी तक को धमकी दी। वो कल का जो बयान उनका आया जीतू जी का मैं देख रहा हूँ, उससे उनके चेहरे से निराशा झलक रही है, क्योंकि वो ये जानते हैं इस बात को कि ये शायद जीतू जी का अंतिम चुनाव हो, क्योंकि कांग्रेस लगातार उन पर नजर रखी हुई है। जो भी वो आरोप लगाते हैं वो निराधार साबित होते हैं, या जो भी उनकी बातचीत का ढंग है, जिस प्रकार से वो अपने बड़ों की उससे को बेइज्जत करते हैं, किसी को कुर्सी से उठा देते हैं, किसी को नीचा दिखा देते हैं, तो कांग्रेस हाईकमान भी नजर रखा हुआ है। तो जीतू जी को ये मालूम है कि ये चुनाव में मिस कर रहा हूं। आपने जीतू पटवारी का जिक्र तो कर दिया, शावर जी आपने जीतू पटवारी का जिक्र तो कर दिया, लेकिन क्या आपको नरोत्तम मिश्रा का बयान याद है जो उन्होंने अधिकारियों को दिया था? वो भूल गए क्या? उन्होंने भी तो कहा था अधिकारियों को कि देख लो एसपी कलेक्टर, तुम अगर अधिकारियों, मुझे दोस्ती भी निभानी भी आती है, मुझे दुश्मनी निभानी भी आती है। उनका भी बयान सामने आया था। तो ये तो हम देख रहे थे उपचुनाव में गुंडागर्दी के बयान तो सामने आ ही रहे हैं। नहीं, मैं पूरी बात बता दूं। नरोत्तम जी के बयान जो हुए थे, या उनके कार्यकर्ताओं ने उस समय में अति उत्साह या अति उत्तेजना में जो कार्य किए थे, उस पर पुलिस ने प्रकरण भी दर्ज किए, और संगठन ने फिर ये तय किया नरोत्तम जी के माध्यम से कि पूरी निष्ठा से जो है वो काम करेंगे, और उनके कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, नरोत्तम जी भी काम कर रहे हैं। देखिए सच्चाई ये है कि कांग्रेस को 2023 में जनता ने मौका दिया, लेकिन राजेंद्र भारती जी जो कि प्रत्याशी रहे वहां से, वो सच्चाई ये है कि अपनी विधायक निधि इसलिए भी खर्च नहीं कर पाए कि उन पर जो लगा प्रकरण था वो उसी में उलझे रहे जिसमें उनको सजा हुई थी, और ये चुनाव घोषित शून्य घोषित हुआ था। तो दतिया की जनता क्षेत्र का विकास चाहती है, और निश्चित रूप से जब हमारा विधायक जीतेगा तो उसका विकास कार्य का दायित्व भी पूरी सरकार पर रहेगा। तो जो भी विकास कार्य हुए वो भाजपा के कार्यकाल में हुए थे, इसमें कोई शक नहीं है, और अब जो विकास कार्य होंगे हमारे विधायक के जीतने के बाद, तो निश्चित रूप से विकास किसके कार्यकाल में हुआ तो खैर जनता डिसाइड करेगी। ठीक है शावर जी, सुना मैंने आपको, किसके कार्यकाल में विकास हुआ है, जनता किस पर भरोसा करिए, तो दतिया के जब उपचुनाव के रिजल्ट आएंगे उसमें पता चल ही जाएगा। शहरयार जी आपके पास आते हैं और आपके पास समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस की क्या तैयारी है उपचुनाव को लेकर, क्योंकि देख रहे हैं तमाम तैयारियां तो हैं, दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं चुनावी मैदान में, एक्टिव मोड पर है जीतू पटवारी के, लेकिन कुछ जो बयान सामने आ रहे हैं उसको लेकर बीजेपी जरूर निर्वाचन आयोग से शिकायत कर रही है और ये मांग कर रही है कि इन पर जो है कसावट हो, और इसी के साथ इनका आना जाना, यानी प्रचार तक, जब तक दतिया उपचुनाव नहीं हो जाता तब तक जीतू पटवारी दतिया ना पहुंच पाए प्रचार प्रसार करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से वो अधिकारियों को लेकर बयान दे रहे हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री को लेकर बयान दे रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं हो पाएंगे। क्या कहेंगे इस पर? भाजपा को अपनी परेशान होकर बौखला रही है और इस तरह के आरोप जीतू पटवारी जी पे लगा रहे हैं। हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ घर घर संपर्क करके और इस चुनाव को बड़ी गंभीरता के साथ लड़ रहे हैं। इसी से जो रिपोर्टें जा रही हैं, मुख्यमंत्री भोपाल में हैं, तो उनका दिल लेकिन दतिया में ही लगा हुआ है, क्योंकि उनका भी ये मेरे ख्याल से उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में ये आखिरी उपचुनाव होगा 28 में, तो वो उनके नेतृत्व में होने नहीं जा रहा, ये तय है। तो ये उनका भी आखिरी चुनाव है, तो इसलिए वो परेशान, विचलित और इस तरह की बातें हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से जीतू पटवारी सड़कों पे मोहन सरकार के कुकर्मों को जनता के बीच ला के रख रहे हैं, चाहे वो नारायण टैक्स हो या अभी जमीन घोटाला हो, या मध्य प्रदेश के हर नागरिक पे जो लगभग 60,000 रुपए का कर्जा है, इनका विकास। अभी आप ही की पैकेज में मैं सुन रहा था कि चंबल और बुंदेलखंड के डाकुओं को हमने खत्म कर दिया। निश्चित आपने चंबल और बुंदेलखंड के डाकू को खत्म कर दिया, लेकिन भाजपा रूपी कार्यकर्ता जो डाकू बने हुए हैं, जनता के पैसे की लूट कर रहे हैं, उसका एक उदाहरण मैं आपको 2008-9 में देता हूं, जब मनमोहन सरकार ने केंद्र से बुंदेलखंड पैकेज के 8,000 करोड़ रुपए भेजे थे, जब भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, और इन्हीं डाकुओं ने उस पैकेज को भी खाया, और बुंदेलखंड अपने विकास की गाथा पे रोता हुआ आज भी दिख रहा है। तो निश्चित ही मुख्यमंत्री जी के मुख से कई बार कुछ सच बातें आ जाती हैं, और उन्होंने उसी का बखान यहाँ पर करा। रही बात दतिया के चुनाव की, तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी जनता के समर्थन से ये चुनाव लड़ रही है। आश्वस्त है जीत को लेकर, इतना बताइए शहरयार जी, आश्वस्त है जीत को लेकर? 10,000 प्लस से
सृष्टि जी, हम 3 तारीख को भी आपके साथ बैठेंगे और ये आप देखेंगे जब परिणाम आएंगे नरोत्तम मिश्रा। मैं उम्मीद करती हूँ चुनाव आयोग पर फिर आरोप देखने को नहीं मिलेंगे इस बार कांग्रेस की ओर से। अगर आपके पक्ष में वोट आते हैं, नहीं आते हैं, वो तमाम चीजें हैं, लेकिन चुनाव आयोग पर आप निशाना नहीं कसेंगे, ये उम्मीद करें। देखिए सृष्टि जी, मैं भविष्य ज्ञाता तो हूँ नहीं। हाँ। अभी जो मेरे को जमीन पे चीजें दिख रही हैं मैं उसको लेके बात कर रहा हूँ, लेकिन 3 तारीख को या परिणाम के बाद क्या चीजें होती हैं वो तो उस वर्तमान पर यूजुअली वो पैटर्न हम देखते हैं ना, इसीलिए शहरियार जी। ठीक है, मैं आपको वापस मौका दूंगी। हम लोग के ये आरोप अब तो जब जाहिर है कि जब चुनाव जो ज्ञानेश्वर कुमार हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, भाजपा के कार्यकर्ता के वो पे पूरे देश में खुल के काम कर रहे हैं। हमने बंगाल देखा, महाराष्ट्र देखा, हमने कई ऐसे राज्य देखे, हरियाणा देखा। तो फिर तो आपको दतिया उपचुनाव में भी भरोसा नहीं होगा? नहीं, देखिए चुनाव हम लोग पूरी ताकत से, लोकतंत्र का पर्व है और उसको लड़ते हैं। निश्चित ही जहाँ कुछ कमियां होती हैं तो उसको बताना भी हमारा दायित्व है। अब जो मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का प्रदेश बना हुआ है और दतिया चुनाव उससे अछूता नहीं है। यहाँ पर हर घर में, मेरे को तो जानकारी यह है कि हर वोटर को 5-5 हजार रुपए बीजेपी पहुंचवाने का इंतजाम कर चुकी है और वो कर रही है, लगातार कर रही है। कई परिणाम आपको अभी। तो इसकी शिकायत क्यों नहीं करते हैं आप लोग? आपकी तो शिकायत हो चुकी है, जीतू पटवारी की शिकायत हो गई है, कांग्रेस क्यों नहीं मुद्दा उठाती है? कांग्रेस को सारे मुद्दे याद आते हैं जब चुनाव हो जाता है, जब रिजल्ट आ जाता है। नहीं सृष्टि जी, हम लोग पूरी नजर बनाए हुए हैं, सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और आपको सही समय पे उसके एविडेंस के साथ बात करेंगे। हम लोग झूठे आरोप नहीं लगाते कि जब भैया भाई कोतवाल तो डर किस बात का, भाजपा के कार्यकर्ता, पुलिस का, प्रशासन का, ये सरकार लड़ रही है चुनाव, ना कि भाजपा के प्रत्याशी। भाजपा के प्रत्याशी को तो उसी दिन हार उनके नसीब में आ गई थी जब नरोत्तम मिश्रा जी के आंसू जो स्टेज से निकले थे वो उनके पहले तो 2023 में वो चुनाव हारे, वो वहां की जनता में वो भी। ठीक है शहरियार जी, सफिशिएंट टाइम दिया मैंने आपको। मैं एक बार फिर से आपका रुक करूंगी, मैं आपको टाइम दूंगी, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए प्लीज। उससे भाजपा घबराई हुई है। ठीक है शहरियार जी, देखिए किसकी किस्मत में जीत आती है, किसकी किस्मत में हार आती है, वो तो आने वाले रिजल्ट ही बताएगा। फिलहाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि अवस्थी जी जुड़ गए। रवि जी, आपका बहुत स्वागत है BS टीवी पर। आपसे समझना चाहेंगे, देखिए कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, दोनों ही पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। लेकिन अगर प्रत्याशियों को देखें, अगर कांग्रेस के प्रत्याशी को देखें, 2 बार के विधायक रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने नए चेहरे को मौका दिया है। तो चैलेंज तो बड़ा है, बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज है। लेकिन जिस तरह से दतिया उपचुनाव की स्थिति दिखाई दे रही है, क्या लगता है किसके पक्ष में चीजें आ सकती हैं या क्या कमियां कहां रह रही हैं? इन तमाम चीजों को थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे। सृष्टि, देखिए हालांकि ये दतिया उपचुनाव काफ़ी टफ हो गया है। टफ इसलिए भी है कि एक तो दोनों ही राजनीतिक जो प्रमुख दल हैं उन्होंने अपने अपने प्रत्याशी बदले हैं। राजेंद्र भारती की जगह घनश्याम सिंह आ गए हैं, या इनकी जगह नरोत्तम मिश्रा जिनका दावेदार माने जा रहे थे उनकी जगह आशुतोष तिवारी हैं। तो निश्चित तौर पर अभी मैं थोड़ी देर पहले शहरियार जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 10,000 से जीतेंगे। उससे थोड़ी देर पहले मैंने नरोत्तम मिश्रा जी को सुना कहीं, तो वो कह रहे थे कि 20,000 से जीतेंगे। जब आप 10,000 और 20,000 की बात करने लगते हैं तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं कसमकस की स्थिति है, और वो दिख रही है, साफ दिख रही है। आप देखिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, 8 मंत्री, 20 विधायक, तमाम जो है वो पीछे पड़े हुए हैं दतिया उपचुनाव को लेकर, मैदान में डटे हुए हैं। तो ये दिखाता है कि आसान नहीं है ये राय उपचुनाव की। तो निश्चित तौर मतलब माना जाना चाहिए कि ये, क्योंकि देखिए मतदाता का मूड अभी किस ओर है जब ये चुनाव, क्योंकि लहर जैसी कोई बात है नहीं जी। जब मतदाता के ऊपर निर्भर हो जाता है तो अब ये भी तय करेगा कि वोटिंग कितने % होती है, उस पर निर्भर करेगा कि हार जीत कितने से होती है। लेकिन ये तय है कि दोनों ही तरफ जो है वो कांटे का मुकाबला मतलब देखा जाए तो है, और भितरघात की संभावनाएं दोनों तरफ बनी हुई है। अब आप देखिए कि जिस तरीके के वहाँ पर मैदान में कसावट बीजेपी की तरफ से की गई है, कांग्रेस भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन इसके अलावा भी करीब 19 प्रत्याशी और चुनाव मैदान में हैं जो वोट काटने का काम करेंगे। एक आज़ाद समाज पार्टी से कोई यादव जी हैं, वो लगातार ताल ठोक रहे हैं। उन्होंने आज थोड़ी देर पहले भी खबर थी कि बीजेपी के वाहन पे हमला भी कहीं हो गया, उसको लेके आरोप लगे। एक दिन पहले चुनाव आयोग को 14 पुलिस अधिकारी वहाँ से हटाने पड़े। तो ये जो तमाम हालात ये बता रहे हैं कि जो अंतिम चरण में जो कसमकस चल रही है, अब ऊँट किस करवट बैठता है वो तो हालांकि नतीजे आने पर पड़ेगा, लेकिन निश्चित तौर पर कोई भी दल ये बात दावे के साथ नहीं कह सकता कि वो जीत रहा है।
बिल्कुल। और शावर जी, इसी पर आपके पास आना चाहेंगे और इसी पर आपसे आगे का सवाल रहेगा, क्योंकि देखिए चैलेंज तो बड़ा है। आशुतोष तिवारी पर दांव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने, और इसी के साथ अगर कांग्रेस के प्रत्याशी को देखें, घनश्याम सिंह को 2 बार के विधायक रह चुके हैं और जमीनी पकड़ बहुत जरूरी होती है। दतिया उपचुनाव की बात करें अगर, तो 2 बार के जो विधायक रह चुके हैं उनके पास जनता का समर्थन होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है ये? देखिए, मैं जहां तक जानता हूं कि दतिया की जनता विकास चाहती, और वो विपक्ष के ऐसे विधायक को नहीं चुनेगी जो अपने क्षेत्र की उपेक्षा हो। जिससे राजेंद्र भारती जी को 23 में मौका दिया था, वो विकास कार्य नहीं कर पाए। तो मेरा ये कहना है कि जो भी विकास कार्य हुए थे, घनश्याम जी पहले भी विधायक रहे, लेकिन वो विकास कार्य नहीं हो पाए थे जो दतिया में नरोत्तम जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने किए, है ना। अब सरकार ये पूरा फोकस जो है दतिया की तरफ रहेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नरोत्तम मिश्रा को ना चुनना, इसकी भी नाराजगी हमने पहले देखी है। हाँ, नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में यही तो खासियत है कि ना तो यहाँ मनमुटाव होता, ना यहाँ कोई भीतरघात होता। जो कुछ हुआ था उसके बाद में डैमेज कंट्रोल हुआ। नरोत्तम जी सीएम के साथ, मुख्य अध्यक्ष जी के साथ बैठे और पीतम्बरा माई की कसम खाई कि मैं शीश नवाऊंगा एक कार्यकर्ता, तो वो अपनी बात पे अडिग है और वो अपनी कसम पूरी कर रहे हैं। पूरा कार्यकर्ता नरोत्तम जी सब चुनाव लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से नरोत्तम जी की पहले भी बात हुई थी, इस चुनाव से पहले भी, बड़े पैकेज की जो दतिया में उपेक्षा हुई, 3 साल से विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे, तो वो विकास कार्य होना है। विधायक हमारा चुन के आ रहा है, ये भी तय। अब मैं कांग्रेस की स्थिति बता दूं, आज जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जो है इनके, किसान कांग्रेस के, सॉरी, उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो कार्यकर्ता धीरे धीरे जान रहे हैं। मैं उस पर उनसे जवाब देना चाहती हूँ। ठीक है। हाँ, बोलिए, जल्दी से अपनी बात रखिए। अब मैं बता रहा हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही पूरी ताकत से चुनाव लड़ती है। इस बार भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से जनता विकास चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। आधी घोषणा तो इन्होंने कर दी है कांग्रेस ने, 2 आरोप लगा करके, और अब आधी जो है 3 तारीख के बाद वो ईवीएम और प्रशासन पे आएगी, जहां तक मेरा ख्याल है। ठीक है। तमाम तरह के बयान आ रहे हैं सामने, तमाम तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। दतिया उपचुनाव काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। रवि जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात जारी रखिए प्लीज। देखिए सृष्टि, ग्वालियर चंबल का मिजाज जो है वो आप देखिए कि बिल्कुल अन्य क्षेत्रों के, मध्य प्रदेश के जो अन्य क्षेत्र है एकदम अलग है। वहाँ जातिगत आधार पर भी वोटिंग होती है, और अगर आप जातिगत समीकरण वहाँ कर देखें तो बहुत मिश्रित है। अगर देखा जाए तो ब्राह्मणी करीब 40,000 के आसपास हैं, इसके अलावा जाटव हैं, एससी की संख्या करीब जो है 18,000 के आसपास बताई जा रही है। तो ये जातिगत समीकरण साधने के लिए जैसे बीजेपी ने जो रणनीति अपनाई है, आप देखिए कि अनुसूचित जाति के मतदाताओं को लुभाने के लिए जगदीश देवड़ा वहाँ पर डटे हुए हैं, और भी कुशवाहा समाज के साधने के लिए जो एक बड़ा वर्ग है, वहाँ बड़ा मतदाता है वहाँ पर, उसमें भारत सिंह कुशवाहा को वहाँ पर चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा नारायण सिंह कुशवाहा है, वहाँ के एक लोकल जिला अध्यक्ष हैं, वो भी कुशवाहा है। और ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए गोपाल भार्गव डटे हुए, शैलेंद्र बरुआ है, राकेश शुक्ला है, तमाम। यानी एक तरीके से देखा जाए तो दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से पूरी ताकत जो है जातिगत समीकरण जो वहाँ पर बनते भी हैं उसको लेकर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन अब यही निर्भर करेगा कि कितने मतदाता जो है वो इसमें रुचि ले रहे हैं और किस पक्ष में जाते हैं, ये उस पर निर्भर करेगा। क्योंकि देखिए जातिगत समीकरण जब जहाँ महत्वपूर्ण होते हैं तो निश्चित तौर पर वोटों का बंटवारा होता है। बिल्कुल। और हमने इससे पहले एक सिटिंग मंत्री का भी चुनाव देखा है, वो मंत्री रहते चुनाव हारे, वो भी उसी बेल्ट से आते थे। तो इतना आसान नहीं है दतिया का उपचुनाव, और मुझे लगता है कि अभी जो समय बकाया है उसमें राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक ही रहे हैं। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, माना जाना चाहिए कि जो नतीजे होंगे वो वाकई में चौंकाने वाले होंगे। बिल्कुल। शहरयार जी आप भी बताइए, क्योंकि देखिए अभी जैसा जिक्र भी कर रहे थे शावर जी, उन्होंने कहा, राजू दांगी का जिक्र किया और वो खबर भी सामने आई है, और ये वही राजू दांगी है जो अब से 2 महीने पहले जब उनसे पूछा गया था दल बदल को लेकर, तो उन्होंने साफ ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी शो ऑफ करती है, भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ाहट में तमाम बातें कह देती है, लेकिन दल बदल जैसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, कांग्रेस एकजुटता के साथ है। लेकिन वही अब जाके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, क्या ये कांग्रेस की मुश्किलें नहीं बढ़ाएगा? देखिए बिल्कुल नहीं। ये चुनाव, दतिया का चुनाव
दतिया की विधानसभा क्षेत्र की जनता लड़ लेगी। अब में अपना डबल अपमान का चुनाव हो रहा है ये। एक तो राजन भारती जी को चुनाव लड़ने के लिए उनसे आरोप लगा के वो केस को जीवित करके और उस प्रकरण का निराकरण कराकर उस अपमान के तरफ पे देख रही है वहां की जनता। दूसरा, जो पूर्व मंत्री थे 2023 में, उनसे अच्छा चुनाव तो अभी के वर्तमान प्रत्याशी नहीं लड़ सकता। उन्होंने बड़ा लंबा पैसा खर्च करके एक एक वोटर को साधा हुआ था और लगभग उनको उम्मीद थी कि वो ये चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जनता जनार्दन है। मेरे मित्र अभी बोल रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा जी ने माई के दरबार में शीश नवाने की बात करी है, तो उनके शब्दों को सुनो। वो नरोत्तम मिश्रा हैं, बड़े घाट राजनीति के, भले ही भाजपा के हैं, लेकिन उनका अनुभव के सामने ये प्रत्याशी बिल्कुल शून्य है। उन्होंने कहा था कार्यकर्ताओं के सामने शीश नवाऊंगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए शीश नवाऊंगा। ये शब्दों का प्रयोग होता है। आप राजनीति में हो, बहुत अच्छे से समझते हो भाषा का इस्तेमाल, तो इसलिए ये दो तरह के अपमान का है। तो राजन भारती जी के अपमान, दूसरा नरोत्तम मिश्रा जी का अपमान, तीसरा जनता का अपमान। वहां पर एक इतने कॉन्फिडेंट है जब शहरयार जी, सुनिए ना, जब इतने कॉन्फिडेंट हैं जीत को लेकर और पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी तैयार है, तो फिर जीतू पटवारी को क्या जरूरत पड़ती है कि अधिकारियों को जाकर स्टेज से धमका देते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा? इसकी क्या जरूरत पड़ती है अगर सब कुछ फेवर में चल रहा है? नरोत्तम मिश्रा जी ने बोला था, नरोत्तम मिश्रा जी के वर्ड भी कहा था, मैंने सवाल लिया भी था उनसे कि मैं दुश्मनी और दोस्ती निभाता हूँ। हाँ। बिल्कुल उन्होंने सही कहा, वो निभाते हैं अपने पर्सनल जीवन में, दोनों के निभाते, लेकिन जीतू पटवारी खुले मंच से धमकी दे रहे हैं कि मैं जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। समझ रहे हैं स्टेटमेंट को? नरोत्तम मिश्रा जी, यही अहंकार तो वहाँ की जनता ने हराया था। और रही बात जीतू पटवारी जी की, तो निश्चित ही हम विपक्ष में हैं, हमें आंखें दो खोलना नहीं है, हमें दो आंखें खोल के चार आंखों पीछे की भी नजर रखना है कि ये प्रशासन जनता के वोटों की चोरी ना करे, यहाँ पर मतदाताओं का डराए नहीं, भय नहीं करे। हमारा कार्यकर्ता की आपने जो किसान कांग्रेस की बोली है, तो ये लोग शाम दाम दंड भेंट सारे इस्तेमाल करते हैं अब माहौल बनाने के लिए। उनको कोई बड़ा नाम नहीं मिला तो एक किसान कांग्रेस के हमारे जिला अध्यक्ष को उन्होंने खरीदने का काम करा। वो वक्त के साथ आपके सामने चीजें आ जाएंगी। और निश्चित ही ऐसा इन्होंने आज पूरे देश में कर रखा है, जहां पर इनको मत नहीं मिलता ये वहां पर मत चोरी करते हैं, जहां पर इनको प्रत्याशी नहीं मिलते वहां पर ये सांसद और पार्टियां बदलवा देते हैं। पूरे देश में तो खेल चल रहा है। कितना लोकतंत्र की हत्या जो राहुल गांधी जी का बात है वो दिन प्रतिदिन पूरे देश के सामने तो आ रही है। कितना, तो इसके लिए कितना सबूत है कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता? हम लोग तो भुक्तभोगी है ना, जो हमारे मित्र बैठे हैं इनके भी एक नेता इसी तरह की सरकार को एविडेंस लाइए ना, एविडेंस लाइए, कोर्ट लेके जाइए। अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं इन चीजों को लेकर तो एविडेंस लेके आइए, कोर्ट लेके जाइए। और यहाँ पर तो देखिए, अगर किसी भी तरह की अनियमितता आ रही है तो आप निर्वाचन आयोग के पास जा सकते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने तो कर दी ना जीतू पटवारी की शिकायत, इस तरह के बयान दे रहे हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि यहाँ पर ऐसी अराजकता फैल रही है, आप भी कीजिए शिकायत। श्री, मैं आपको इससे बड़ा क्या सबूत दूंगा? जब 2024 के चुनाव के परिणाम आने के बाद 22 विपक्ष की पार्टियां चुनाव आयोग के पास गई, तो आपको यकीन नहीं होगा कि उन्होंने 6 महीने उन पार्टियों को मिलने का टाइम नहीं दिया। सबूतों के साथ जब हमने एविडेंस दिए कि जब 546 सीटों के चुनाव में 545 सीटों के चुनाव हुआ था, उसमें से 360 सीटों पे जब वोट पड़ने के बाद मशीनें ईवीएम बंद हो गई थी, उसके बाद 10,000 से लेके 1,10,000 तक। ठीक है, समझ में आपका पॉइंट शहरयार जी। शावर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात कीजिए। चिराग है मोदी जी के साथ। मैं पहले ठीक है, आप शहरयार जी की बात को करेक्ट कर दूं। परसेंटेज बताए जा रहे थे, ये पूरे देश में सुना मैंने आपको शहरयार जी, सफिशिएंट टाइम नहीं दिया, उनको अपनी बात रख लेने दीजिए। हमारे पास टाइम कम है, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। प्रतिशत आ जाता था। ठीक है, सुना, आपके सारे पॉइंट्स को कंसिडर किया। देखिए, तमाम तरह की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। शावर जी, मैं बात का शहरयार जी की बात का जवाब दे दूं। नरोत्तम मिश्रा जी ने पीताम्बरा माई की कसम खाकर ये कहा मंच से कि मैं मतदाताओं के शीश नवाऊंगा और मैं आशुतोष तिवारी को जिता कर लाऊंगा। जो आज मैं भाजपा, जो भी कुछ हूं मैं, वो भाजपा के कारण हूं। और इसी सच्चाई और ईमानदारी के साथ नरोत्तम मिश्रा जी पूरी ताकत से चुनाव में लगे हैं। इनको कहीं लग रहा हो ये गलत फहमी नहीं रहे कांग्रेस, आप
अपने कार्यकर्ताओं को लगाइए और सावर जी, झूठे 3 तारीख आरोप को देख लीजिए ये जो आप। आपने बिल्कुल, शरियत जनता के शरियत साथ में उन्होंने पांच सीट नवाया है, पहले जीतू और पटवारी ने उसका 5 करोड़ बेसिस का, है, वो आपको फिर 3 50 तारीख को करोड़ का पता उसी चलेगा। सभा में। ठीक है, दोनों को सुन लिया आपको, आप दोनों ने अपने पॉइंट रखिए। इन पर ये मानहानि का नोटिस जरूर भेजेगी, निश्चिंत रहें। ठीक ये है। दूसरी कंप्लेन जीतू जी की होने वाली है। शावर जी, आपने ये अपना बात पॉइंट है। रखिए, आपको उसमें हम क्लियर लोग- करना था, हम लोग क्लैरिफिकेशन चाहिए। आजादी की प्लीज लड़ाई कॉपरेट लड़े थे, कीजिए। ऐसी कंप्लेंटों से नहीं डरते थे। देखिए हम मुझे लोग आप तो लोग को देश म्यूट करना की पड़ेगा। रवि आजादी जी, से आपके लेके पास देश की आना निर्माण चाहूंगी की और लड़ाई आपसे है। फाइनल कमेंट लेना ऐसी चाहूंगी। झूठी देखिए, स्थिति को कंप्लेंटों समझ से रहे डरने वाले हैं, नहीं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर समझें, क्योंकि हमने देखा कई तरह की अराजकता भी देखने को मिल रही है, तमाम पैरामीटर्स हैं, लेकिन इसके बाद भी अलग अलग अगर देखें, दोनों ही दल पूरी तरह से एक्टिव तो नजर ही आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी दिग्गज नेताओं की अगर बात करें तो दिग्गज नेताओं की भी साख इस चुनाव में दांव पर लगी है। ये भी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए हालांकि जो चर्चा है, जो वहाँ पर माहौल है, निश्चित तौर पर नरोत्तम मिश्रा एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। और इसीलिए आप देखिए बीजेपी के तमाम नेता, चाहे उनको साथ लेकर लगातार चल रहे हैं, उनके फोटो जो है, यहाँ तक कि जो चुनाव में इलेक्शन का जो सेंटर बनाया है वहाँ भी उनकी एक बड़ी सी तस्वीर लगी है, मंच पर तो होती है। तो नरोत्तम मिश्रा एक बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में, उपचुनाव में। और निश्चित तौर पर ये दारोमदार अब चूँकि देखिए शंका कुशंका है तो कई तरह की है, लेकिन नतीजे बताएंगे कि इस फैक्टर का कितना असर इस चुनाव में होता है। तो वही तमाम चीज़ें मतलब निर्भर करेंगी उस पर। अब चूँकि देखिए दोनों ही राजनीतिक दल और बाकी जो उम्मीदवार हैं वो भी पूरी ताकत अपनी अपनी लगा रहे हैं, चूँकि मैंने पहले भी कहा कि जातिगत समीकरण इतने भिन्न हैं वहाँ पर अन्य विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में, और फिर वहाँ के मतदाताओं का मूड, वो तमाम बातें इस पर निर्भर करेगी कितने % वोटिंग होती है। और फिर अगर जातिगत समीकरणों के आधार पर अगर कई मतों का विभाजन हुआ तो निश्चित तौर पर, जैसे कि कई नेता और अभी जैसे बताया कि जो आकलन कर रहे हैं 10,000 20,000 का, तो आप सोचिए कि मन में क्या स्थिति, डावाडोल जैसा मामला है ये पूरा कहीं ना कहीं। और कोई भी, मैंने कहा पहले भी कहा कि कोई भी राजनीतिक दल और ना कोई अभी इस बारे में कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि कौन जीतेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रवि जी, आपने वैलिड पॉइंट रखा कि देखिए ये जो पूरा चुनाव है काफी दिलचस्प है, काफी रोमांचक है, अलग अलग पैरामीटर्स, अलग अलग फैक्टर्स है, लेकिन देखने वाला विषय होगा कि आखिर जीत किसके पक्ष में आती है। फिलहाल इस चर्चा को यही विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। शावर जी आपका बहुत धन्यवाद, शहरयार जी आपका भी बहुत धन्यवाद, रवि जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए दतिया उपचुनाव के लिए दोनों ही दलों ने पूरी तरह से ताकत झोंक दी है, लेकिन इंतजार नतीजों का रहेगा, जहां पर दिखाई देगा कि आखिर जनता ने किसके पक्ष में फैसला लिया है। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।